नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाएंगे विनेयर्स, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। विनेयर्स एक्चुअली में क्या होते हैं? विनेयर्स जो होते हैं वो एक टूथ कलर्ड मटेरियल की लेयर होती है जो कि आपके दांतों पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है, ठीक है। और उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो भी लोकलाइज या जनरलाइज अफेक्ट से या डिफेक्ट से वो जो है वो मास्क हो जाते हैं। मतलब एक अगर फुल लेयर आपके दांतों पे आके लग जाएगी तो जो नीचे जो उनसा भी डिफेक्ट होगा, बेशक वो उसकी पोजीशन की वजह से हो, मेल फॉर्मेशन की वजह से हो, डिसकलरेशन हो, अब्रेजन या इरोजन हो टूथ की, या कोई फॉल्टी रेस्टोरेशन हो, वो सब की सब मास्क हो जाएगी और आपको एक एस्थेटिक अपीयरेंस जो है वो विनेयर की मदद से मिल जाएगी। अब विनेयर्स जो हैं वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ विनेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली अप्लाइड होते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपके दांतों के ऊपर डायरेक्टली एक कॉम्पोजिट की जो लेयर है वो ऐड कर दी जाती है एस्थेटिकली। या जो है विनेयर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली प्रिपेयर होते हैं। मतलब कि आपके दांतों का इम्प्रेशन लिया जाएगा, उस इम्प्रेशन का एक कास्ट बनाया जाएगा, उस कास्ट के ऊपर लैब में से विनेयर्स जो हैं वो प्रोसेस्ड होके आते हैं। जो प्रोसेस्ड विनेयर्स होते हैं वो भी कॉम्पोजिट के हो सकते हैं, पोर्सलिन के हो सकते हैं, या प्रेस सिरेमिक मटेरियल के हो सकते हैं। तो ये तो हमने एक तरीके से जनरली देख ली उनकी क्लासिफिकेशन। फर्दर जो क्लासिफिकेशंस होती हैं, हमने सारी क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं विनेयर्स की। सबसे इंपॉर्टेंट इस विनेयर के टॉपिक में इसकी क्लासिफिकेशन ही है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, फर्दर क्या चीज़ हम इसके अंदर देख सकते हैं? विनेयर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू कि कितना एरिया को वो कवर कर रहे हैं। हमारे दो टाइप के विनेयर्स हो सकते हैं। एक हो सकते हैं पार्शियल विनेयर्स, जो कि आपके सिर्फ लोकलाइज्ड डिफेक्ट्स में यूज़ हो रहे होते हैं और उन एरिया में यूज़ हो रहे होते हैं जहाँ पे कोई इंट्रिंसिक कलर डिस्कलरेशन है, लेकिन सिर्फ स्पॉट्स की फॉर्म में। हमने ऊपर देखा हुआ है कुछ हमारे इस तरह की डिस्कलरेशन होती थी जहाँ पे सिंगल वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते थे ड्यू टू फ्लोरोसिस वगैरह। तो उस केस के अंदर हमारे पार्शियल विनियर्स यूज हो सकते हैं, जो कि आपकी टूथ सरफेस की सिर्फ पार्शियल एरिया को ही कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। जो फुल विनियर्स होते हैं, फुल विनियर्स कब यूज होंगे? फुल विनियर्स तब यूज होंगे जब भी आपका कोई जनरलाइज्ड इफेक्ट होगा और फर्दर आपके जो एरियाज हैं इंट्रिंसिक स्टेनिंग के, वो आपकी मोस्ट ऑफ द फेशियल सर्फेस को इन्वॉल्व करे होंगे। यानी कि ऑलमोस्ट ऑल अगर सर्फेस को, फेशियल सर्फेस को आपके स्टेन्स जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या यूज होंगे? उस केस के अंदर आपके फुल विनियर्स यूज होंगे। अब हमने ये टेबल अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। ये हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है विनियर्स की, टाइप्स ऑफ विनियर्स। पहला तो हमने देख लिया कि एक्सटेंट ऑफ टूथ इन्वॉल्व, कितना टूथ इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंगली या तो विनियर फुल हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। अब जो फुल विनियर होता है उसकी भी तीन टाइप की प्रेपरेशन होती हैं। अब ये तीन प्रेपरेशन क्या होती हैं वो भी हम नीचे डिटेल में देखेंगे। एक है विंडो प्रेपरेशन। विंडो प्रेपरेशन में क्या होता है कि सिर्फ आपका जो मिडिल पार्ट है टूथ का उसको प्रिपेयर किया हुआ होता है और उसके ऊपर हमने अपनी विनेयर की अडेप्टेशन करवानी होती है। फिर आ जाता है एक बड जॉइंट इंसाइजल प्रेपरेशन। बड जॉइंट इंसाइजल प्रेपरेशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो इंसाइजल पोर्शन है वहाँ तक आपकी प्रेपरेशन जो है एक्सटेंड हो रही होती है। अब इसमें हमारा तीनों दिखाए में पहला जो है, पहला ए में तो है हमारा पार्शियल विनियर, ये सिर्फ पार्शियल टूथ को ही इसने कवर किया हुआ है। जो बी में है वो है हमारी विंडो प्रेपरेशन। विंडो प्रेपरेशन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही होती है? विंडो प्रेपरेशन जो है वो जिंजाइवल कंटोर से लेके आपकी इंसाइजल एंड तक जारी होती है। बिल्कुल इंसाइजल एज से बस ऊपर ऊपर तक जारी होती है, जैसे कि ई में दिखाया हुआ है क्रॉस सेक्शन में, ये सिर्फ इंसाइजल एज तक है। फिर एफ जो है वो एफ में आ जाता है आपका बड जॉइंट। बड जॉइंट में क्या होता है कि वो आपकी कंप्लीट इंसाइजल एज को कवर कर रहा होता है, ठीक है। ऊपर कहाँ तक जा रहा है? ऊपर आपका ये सब जिंजाइवली या जिंजाइवल एक्सटेंट तक, फुल जिंजाइवल कंटोर तक जा रहा होता है। जबकि आपका जो ए था वो कौन सा था? पार्शियल था। पार्शियल की क्रॉस सेक्शन जो है वो डी में दिखाई दी है। उसमें देखो ना वो जो पार्शियल वाला है ना वो इंसाइजल एज को कवर कर रहा है ना ही वो आपके सर्वाइकल मार्जिन को कवर कर रहा है। तो ये बस इसके अंदर देखने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, लास्ट जो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है वो है इंसाइजर लैपिंग वाला। इंसाइजर लैपिंग में देखो तो इंसाइजर लैपिंग जो है वो आपकी बड जॉइंट से भी आगे एक्सटेंड हो जाती है और ये आपकी लिंगुअल साइड तक आपका जो एक्सटेंशन है, जो प्रेपरेशन है वो चली जाती है। तो अब ये इसके अंदर बस डिफरेंसेस थे जो कि हमने देखने होते हैं। अब जो सी में बनाया हुआ है, सी वाला जो है वो बड जॉइंट भी हो सकता है और इंसाइजर लैपिंग भी हो सकता है। ये हम किस तरीके से डिटर्मिन करेंगे? जब उसको हम इस क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि अगर तो वो सिर्फ इंसाइजर एज तक आ रहा है तो बड जॉइंट है, और अगर वो इंसाइजर ओवरलैपिंग तक चला गया हुआ है तो वो लिंगुअल तक चला गया हुआ है तो हमारा इंसाइजर लैपिंग है। तो ये हमारी पहली जो है क्लासिफिकेशन हो जाती है। इसमें तीनों प्रेप्स जो थी वो अच्छे से पढ़नी है और समझनी है, जो कि नीचे डायग्राम में समझाया हुआ है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल एम्प्लॉयड। ये भी चीज़ें हमने देख ली हैं। डायरेक्टली एम्प्लॉयड कॉम्पोजिट मटेरियल हो सकता है जैसे मैंने भी शुरू में बताया। उसके अलावा प्रोसेस
कॉम्पोजिट विनियर हो सकता है, यानी कि लैब में बन के आए और फिर कॉम्पोजिट विनियर इनडायरेक्टली अप्लाई किया जाए टूथ के ऊपर। उसके अलावा फेल्सपैथिक पोर्सिलिन का विनियर हो सकता है, ये भी लैब में बन के आएगा और दांत के ऊपर भी डायरेक्टली अप्लाई होगा। और लास्ट में प्रेस सिरेमिक विनियर हो सकता है, ये तीनों जो हैं ये आपके इनडायरेक्ट विनियर्स हैं जो कि लैब में प्रोसेस होके आएंगे। फिर आ जाता है मोड ऑफ फैब्रिकेशन के अकॉर्डिंगली आपकी क्लासिफिकेशन। अब इसमें 2 टाइप्स की हैं, ये बात भी हमें पता है। एक डायरेक्ट विनियर्स कौन से हैं जो भी हम पढ़ रहे थे, डायरेक्ट वो हैं जो कि डायरेक्टली टूथ के ऊपर कॉम्पोजिट से ऐड किए जाएंगे। अब डायरेक्ट जो है वो विनियर्स पार्शियल भी हो सकते हैं, फुल भी हो सकते हैं। और इनडायरेक्ट कौन से हैं, जो कि लैब से बन के आएंगे एंड देन टूथ के ऊपर अटैच होंगे। इसकी भी क्लासिफिकेशंस हैं, नो प्रेप विनियर्स हैं, एच पोर्सलिन विनियर्स हैं या प्रेस सेरामिक विनियर्स हैं। इन सब की डिटेल्स अभी हमने नीचे जाके देख लेनी है। अच्छा, अब क्लिनिकल कंसिडरेशंस की अगर बात करें तो क्लिनिकल कंसिडरेशंस में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी विनियर आप प्रिपेयर करते हैं वो अपने फंक्शन में बिल्कुल ऑप्टिमल होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि उसके विनियर लगाने के बाद आपकी बाइट ना क्लोज हो सकती हो या आपके एक्लूजन जो है वो ऑल्टर हो जाए। एस्थेटिक्स में बिल्कुल ऑप्टिमल होना चाहिए, रिटेन करना चाहिए अपने टूथ के ऊपर, फिजियोलॉजिकल कंटोर्स होने चाहिए, यानी कि गम मार्जिन के साथ इस तरीके से वो अटैच हो कि वो आपकी गम मार्जिन को इम्पिंज ना कर रहा हो, गम मार्जिन की इरिटेशन ना करवा रहा हो। और उसके अलावा उसकी लॉन्गिटिविटी होनी चाहिए कि एक दफ़ा लगा है तो वो ज़्यादा टाइम गुजारे। तो ये जो है आपकी कुछ क्लिनिकल कंसिडरेशंस हैं जो कि हर विनियर को पूरी करनी चाहिए। अब इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट फुल विनियर्स का एक कंपैरिजन आ जाता है। डायरेक्ट फुल विनियर्स जो हैं कहते हैं वो तब किए जा सकते हैं जब आपके ओनली अ फ्यू टीथ को आपने कवर करना है, और वो भी तब जब आपके कहते हैं अगर आपकी इंटायर फेशियल सरफेस जो है वो फॉल्टी नहीं है, यानी कि आपका पार्शियल विनियर अगर होना है तो वो इजी टू अप्लाई है विद डायरेक्ट कॉम्पोजिट विनियर, और वो सिंगल अपॉइंटमेंट में ही आपका जो पार्शियल विनियर है वो अकम्प्लिश किया जा सकता है। उसके अलावा कहते हैं ये जो डायरेक्ट कॉम्पोजिट विनियर्स होते हैं ये ज़रा से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और लेबर इंटेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो डॉक्टर है उसने, डेंटिस्ट ने, 6 साइड पे बैठ के ही आपका फुल वो टूथ जो है वो मास्क करना है विद द कॉम्पोजिट। उसके अंदर पहले हो सकता है प्रेप करनी हो, फिर एचिंग होगी, बॉन्डिंग होगी एंड देन कॉम्पोजिट ऐड होके उसकी कंटोरिंग वगैरह भी करनी है। तो ये जो है एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर होता है और डेंटिस्ट सेंसिटिव होता है, टेक्निक सेंसिटिव होता है। फर्दर कहते हैं कि ये जो ये कब किया जा सकता है, जब आपका कोई सिंगल डिस्कलरेशन टूथ है या कोई बच्चे का काम होना है जिसके अंदर आपने प्रेप जो है कम से कम करनी है, तो और पेशेंट का जो टाइम है वो ज़रा सा लिमिटेड है, मतलब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप उसका इंप्रेशन लें एंड देन उसको भेजें लैब में कि वो बन के आए आपका विनियर, और मनी इज़ लिमिटेड क्योंकि जो भी आपके लेबॉर्ट्री वाले पोर्सलिन के या कॉम्पोजिट के विनियर्स बन के आते हैं वो ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इन केसेस के अंदर ये वाला जो डायरेक्ट फुल विनियर है या डायरेक्ट विनियर है वो दिया जा सकता है। अब इनडायरेक्ट विनियर के क्या फ़ायदे हैं? इनडायरेक्ट विनियर के ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वो ये है कि एक तो कहते हैं इसके अंदर लगती तो 2 अपॉइंटमेंट्स हैं, मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज़रा सा ये हो जाता है ओवर द कोर्स ऑफ डेज, लेकिन इसके एडवांटेजेस ये आ जाते हैं कि ये लेस सेंसिटिव टू दी ऑपरेटर टेक्निक है, मतलब ऑपरेटर की, डेंटिस्ट की इतनी टेक्निक सेंसिटिविटी नहीं रिक्वायर्ड, डेंटिस्ट ने सिर्फ प्रेप करके उसका इंप्रेशन लेना है। बाकी सारी जितनी भी एस्थेटिकली, ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग इसको बनाया जा सकता है लैब के अंदर, ज़्यादा फिजियोलॉजिकली साउंड उसके कंटोर्स हो सकते हैं जो कि जिंजाइवा को ज़्यादा इम्पिंज ना करें, जो कि डायरेक्टली फॉर्म करना एक ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये इसका एक फ़ायदा होगा। दूसरा इसका फर्दर फ़ायदा ये है कि अगर आपने मल्टीपल टीथ की विनियरिंग करनी है तो ये ज़रा क्विकली हो जाती है। एक सिटिंग में सिर्फ इंप्रेशन लेके अगर आप भेजेंगे तो लैब से जब बन के आएगा तो सिर्फ आपने अटैच करना होगा, जबकि दूसरे केस के अंदर आपको जब हर दांत खुद से फॉर्म करना पड़ता है तो वो ज़रा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लास्ट फायदा जो इसका वो ये है कि ये लास्ट मच लॉन्गर देन दी डायरेक्ट कॉम्पोजिट विनियर्स, क्योंकि जो डायरेक्ट विनियर्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी इतनी अच्छी नहीं होती कि उनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 4 से 5 साल होता है, लेकिन ये जो विनियर्स होते हैं ब्लैक वाले, प्रेस्ड वाले, वो क्या होते हैं, वो 15 से 10 साल भी चल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सटेंट ऑफ प्रेपरेशन डेप्थ। अब एक्सटेंट ऑफ प्रेपरेशन डेप्थ के अंदर हमने क्या देखना है कि विनियर लगाने के लिए हमने दांत के ऊपर कितनी प्रेपरेशन करनी है। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक में कहते हैं कि हमने दांत की बिल्कुल भी प्रेप नहीं करनी और सिंपली बस दांत को एसिड एचेंट लगा के, मतलब एसिड लगा के दांत की एचिंग करके ही हमने उसके ऊपर डायरेक्टली अपना जो है ना विनियर अटैच कर देना है। अब इसका बस फ़ायदा ये है, कहते हैं ये इसलिए अपील करता है क्योंकि अगर आपका विनियर फॉर एग्जांपल आपने अटैच किया है और पसंद नहीं आया पेशेंट को, तो जब आप उस विनियर को रिमूव करेंगे तो ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल प्रोसीजर है। आपके दांत का कोई भी पोर्शन जो है वो बर्फ से हम ग्राइंड नहीं कर रहे थे, तो ये हमारा हो गया नो प्रेप विनियर। लेकिन इसमें कुछ आ जाते हैं इश्यूज़ क्या क्या आ जाते हैं
कि एक तो अगर आपका जो दांत है वो नॉर्मल कंटोर का था और उसके ऊपर अगर आप विनियर ऐड कर देंगे तो आपके जो दांत की कंटोर है वो बहुत ही ओवर कंटोर्ड हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो अपर लिप है, अगर अपर में लगे हुए तो बहुत ही फुलफिलिंग सा फील होगा आपका अपर लिप की, जैसे नॉर्मली आपके दांतों पर जाके बैठ नहीं रहा। फर्दर वो ज़रा सा अननेचुरल लगेगा अगर आपका जो टूथ है वो ज़रा ओवर कंटोर्ड हुआ होगा। फर्दर कहते हैं कि अगर ये ओवर कंट्रोल्ड विनियर जो आपके जिंजाइवा पे जाके लगेगा तो आपकी जिंजाइवल इरिटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से जिंजाइवा में हाइपरीमिया यानी कि ब्लड ज़्यादा इरिटेशन की वजह से हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है ड्यू टू दिस बल्बस एंड इम्पेंजिंग जिंजाइवल कंटोर्स। तो ये एक तो इशू ये हो गया कि अगर आपने नो प्रेप वाला विनियर लगाया यानी कि दांत की कोई प्रेप नहीं की, ऊपर से विनियर लगा दिया, तो वो ज़रा सा ओवर कंट्रोल्ड हो सकता है। दूसरा क्या मसला है, कहते हैं जब भी आपका ये वाला विनियर लगता है तो आपका ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डायरेक्ट विनियर जो है अगर नो प्रेप से लगा है तो वो डिसलॉज हो जाए, ठीक है। इसके फर्दर कुछ और भी डिसएडवांटेजेस हैं जो कि ज़रा नीचे आएंगे, जिसके अंदर वो कहते हैं कि अगर आप नो प्रेप विनियर लगा रहे हैं तो ऑफकोर्स बल्कीनेस को, ओवर कंटोरिंग को ज़रा कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम विनियर को बहुत थिन बनाते हैं, ठीक है। जब विनियर को हम बहुत ज़्यादा थिन बनाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि चांसेस होते हैं कि विनियर जो है वो आपका फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये इसका एक एडिशनल जो है नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। इसको भी हम पहले साथ ही देख लेते हैं ताकि ये नो प्रेप विनियर का एक आगे जाके एक टॉपिक आ रहा है, उसके अंदर इसका ये एडिशनल डिसएडवांटेज लिखा हुआ है कि आपको इस विनियर को ज़रा थिनर बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्दर एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो आपके इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज होते हैं यानी कि दांतों के जो दरमियान के एरियाज होते हैं उनकी जो एक्सेस है वो डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आपका नो प्रेप विनियर लगेगा तो उसकी जो फिनिशिंग है वो भी मुश्किल हो जाएगी अगर आपकी इंटरप्रॉक्सिमली एक्सेस नहीं मिल सकेगी। और जो थर्ड डिफिकल्टी है वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है कि ओवर कंटोरिंग हो सकती है। अब हम इस पे आ ही गए हैं तो नो प्रेप विनियर को ज़रा सा और डिस्कस कर लेते हैं। नो प्रेप विनियर इंडिकेट किस केस के अंदर किया जा रहा होता है, यानी कि किस केस के अंदर नो प्रेप विनियर दे देना चाहिए। वो कहते हैं उस केस के अंदर जिस केस में आपकी इनहेरिटेंटली आपका जो ट्रूथ है वो ज़रा अंडर कंट्रोल्ड है। अगर ट्रूथ ऑलरेडी ज़रा सा थिन है तो उस केस में चले नो प्रेप विनियर लगाया जा सकता है, क्योंकि उसमें वो आपकी ओवर कंट्रोलिंग वाला इशू नहीं आएगा। फर्दर कब दिया जा सकता है, जब आपकी इंटरडेंटल स्पेसेस हो यानी कि डायस्टीमा हो या दांतों के दरमियान में जब स्पेस हो, या ओपन इंसाइजल एम्ब्रेजर्स हो। एम्ब्रेजर्स क्या होते हैं हमने ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं, उस केस के अंदर भी आपका ये नो प्रेप विनियर दिया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आनी है इंट्रा एनामल प्रेपरेशन। अब इस केस के अंदर हमने इनामल की और टूथ की प्रेपरेशन करनी है, यानी कि बर्ड से ऊपर से थोड़ी सी हम इनामल की जो सरफेस है उसको रिमूव करेंगे। अराउंड 0.5 टू 0.3 mm तक की हमने रिमूवल करना होता है। ये हमने क्यों करना है, ताकि आपका ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग और फिजियोलॉजिकल साउंड आपका जो विनियर है वो बन सके और वो टूथ के साथ इस तरीके से अटैच हो कि बिल्कुल भी ओवर कंटूरिंग वगैरह ना दिखे, ठीक है। अब इस किस केस में हमने नहीं करना, ये इनामल प्रेपरेशन एक्सेप्शन क्या है, जिस केस के अंदर अंडर कंट्रोल्ड है आपका टूथ, ये भी हमने देख लिया। जो जब भी अंडर कंट्रोल्ड टूथ होगा, इंटर प्रॉक्सिमल स्पेसेस होंगी, तो हमने नो प्रेप विनियरिंग करनी होगी। अच्छा, अब ये जो आपकी इंट्रा एनामल प्रेपरेशन है इसको हम क्यों कर रहे होते हैं, इसकी कुछ फॉलोइंग ये रीजंस आ जाती हैं जिस केस में ये करना है। कहते हैं टू प्रोवाइड स्पेस फॉर बॉन्डिंग एंड विनियरिंग मटीरियल। ऑफकोर्स टूथ के ऊपर स्पेस बनाने के लिए, विनियर के लिए और बॉन्डिंग मटीरियल के लिए हमने उसके ऊपर प्रेपरेशन करनी है। फर्दर कहते हैं कि जो आपकी आउटर फ्लोराइड रिच लेयर होती है एनामल की, उसको रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर आपका फ्लोराइड एरिया फ्लोरोसिस होगा किसी दांत के अंदर, तो जहाँ पे भी फ्लोराइड ज़्यादा होता है वो आपकी ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है टू एसिड इचिंग, यानी कि जहाँ पे फ्लोराइड ज़्यादा होगा वो एरिया आपका अच्छे से एच नहीं हो सकेगा, तो उसको रिमूव हम करते हैं। फर्दर आपकी जो सरफेस है उसको रफन बनाने के लिए, क्योंकि जब भी आपकी रफ सरफेस होती है उसके ऊपर हर तरह की बॉन्डिंग और अटैचमेंट जो है वो ईजी हो जाती है। और लास्ट में टू इस्टेब्लिश अ डेफिनेट फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन तभी अच्छी बनेगी आपकी विनियर की विद द टूथ जब एक दांत जो है वो ज़्यादा अंडर कंट्रोल्ड होगा और ज़्यादा प्रिपेयर हुआ होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है लोकेशन ऑफ जिंजाइवल मार्जिन ऑफ विनियर, मतलब विनियर जो है वो जिंजाइवा के कितने पोर्शन तक जाना चाहिए। अब कुछ इसके अंदर दो ही पॉइंट्स हैं इसके अंदर। कहते हैं अगर तो जो आपका डिफेक्ट है और जो डिस्कलरेशन है वो आपके सब जिंजाइवली एक्सटेंड नहीं कर रही, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपका जो विनियर है वो भी सब जिंजाइवली नहीं जाना चाहिए। उसको भी जिंजाइवा का जो कन्वेक्स पार्ट है, जो उसकी जिंजाइवा का जो क्रेस्ट है, जो हमारा इस तरह करके पोर्शन आ रहा होता है, उस पोर्शन तक ही बस कवर कर लेना चाहिए। लेकिन उसके नीचे जो भी हमारी सब जिंजाइवली जो रीजन होता है जहाँ पे रूट जा रही होती है, उस रीजन तक हमें नहीं जाना होता। अब जिस केस के अंदर जो है डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा होगी और आपका जो डिफेक्ट है, जो केरीज हैं, वो आपकी
सब जिंजाइवली तक जा रही होंगी, उस केस के अंदर आपकी जो रेस्टोरेशन बनेगी वो आपकी सब जिंजाइवली तक जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर बस एक दो ही पॉइंट्स थे, डिपेंडिंग कि कितनी एक्सटेंट का डिफेक्ट है, कितना ज़्यादा डिस्कलरेशन। अगर डिस्कलरेशन बहुत डार्क है, बहुत ज़्यादा है, तो आपने उसको बिल्कुल सब जिंजाइवली अपने विनेयर को लेके जाना है, यानी कि अपने जिंजाइवा के नीचे तक लेके जाना है। अगर नहीं है इतनी तो आपने उससे नीचे नीचे तक ही अपनी प्रेपरेशन को रखना है और विनेयर को रखना है। अच्छा, अभी हमने फुल विनेयर्स की अपनी 3 प्रेपरेशंस पढ़ी थी। एक विंडो प्रेपरेशन थी, एक बट जॉइंट थी और एक इंसाइजर लैपिंग थी। उनकी जैसी यहाँ पे डिटेल आ जाती है। कहते हैं विंडो प्रेपरेशन कब कब करनी होती है। विंडो प्रेपरेशन मोस्टली तब करनी है जब भी आपका डायरेक्ट कॉम्पोजिट विनेयर यूज़ होना है। उसके अलावा तब करनी है जब आपका फैब्रिकेटेड विनेयर यूज़ हो रहा है, लेकिन उस फैब्रिकेटेड केस में जहाँ पे आपकी किनाइन गाइडेड एक्लूजन होती है। किनाइन गाइडेड एक्लूजन हम वैसे तो अपनी ऑर्थो में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन मैं सिंपली बता देती हूँ। किनाइन गाइडेड एक्लूजन में ये होता है कि जब भी आप अपने दांतों को लैटरली एक्सट्रूड करवाते हैं, मतलब अपने मैंडिबल को लैटरली मूव कराएंगे, तो कुछ दांत इस तरीके के होते हैं कि वो अपने किनाइन से मूव करते हुए जाते हैं, और जब वो लैटरली आप दांत को करते हैं तो आपके किनाइन के साथ जो है ना, अपर एंड लोअर किनाइन जो है आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, और जो पोस्टीरियर टीथ हैं वो डिसलॉज मतलब डिसएक्लूड हो जाते हैं। लेकिन एक होती है किनाइन गाइडेड एक्लूजन, लैटरल एक्लूजन, और दूसरी होती है ग्रुप गाइडेड। ग्रुप गाइडेड के अंदर क्या होता है कि जब आप लैटरली एक्लूड करवाएंगे अपने दांतों को, तो किनाइन के साथ साथ आपके पोस्टीरियर दांत जो हैं वो भी आपकी एक्लूजन में आ रहे होते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। नहीं समझ आती तो हम इसकी डिटेल ऑर्थो में देखेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि उस केस के अंदर जो किनाइन गाइडेड एक्लूजन वाले लोग होंगे, उस केस के अंदर हमने विंडो प्रिपरेशन करनी है अपने फैब्रिकेटेड विनियर्स में भी। वरना तो फैब्रिकेटेड जो विनियर्स होते हैं उसके अंदर हम बट जॉइंट या इंसाइजर वाली लैपिंग वाली कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किनाइन गाइडेड वाले लोगों के अंदर हमने अपनी ये विंडो प्रिपरेशन ही करवानी है। अब उसकी क्या वजह है, उसकी ये वजह है, और डायरेक्ट कॉम्पोजिट में हमने क्यों विंडो वाली करवानी है, उसकी वजह ये है कि अगर आपकी जो विंडो प्रिपरेशन होती है उसका हमें पता है कि वो इंसाइजल एरिया को कवर नहीं कर रही होती। ठीक है, जब वो इंसाइजल एरिया को कवर नहीं करेगी तो उससे क्या होगा कि आपको जो एक्लूजल स्ट्रेसेस हैं वो उस एरिया में कम पड़ेंगे, मतलब इंसाइजल स्ट्रेसेस जो हैं वो उस एरिया में कम पड़ेंगे। और हमें पता है जो आपकी डायरेक्ट कॉम्पोजिट विनेयरिंग होती है वो ज़रा सी वीक होती है, उसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो भी ज़रा सी कम होती है। तो आपने इस केस में इसलिए अपनी विंडो वाली प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल इंसाइजल एज तक नहीं लेके आना। अच्छा, नीचे भी बात उसी को बताया हुआ है कि किनाइन गाइडेंस वाले में भी हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपकी जो एक्लूजल फोर्सेस हैं वो आपके किनाइंस के ऊपर कम पड़ें, अगर इंसाइजल एजेस की किनाइंस के इंसाइजल एजेस पे कम पड़ें। और दूसरा क्या होता है कि आपकी अगर ये इंसाइजल एजेस तक आपकी कवरिंग आ रही होगी तो उससे क्या होता है जो अपोजिट टीथ होते हैं उनकी वेयर जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है। अब हमारा अगर पोर्सिन का विनेयर होगा और वो उसने अगर उसके एज तक आया हुआ होगा, तो अगर पोर्सिन का विनेयर आपके ऑपोजिट टूथ के ऊपर जाके लगेगा तो ऑपोजिट टूथ की एट्रीजन करवाएगा, ऑपोजिट टूथ के वेयर करवाएगा, क्योंकि पोर्सिन जो होता है वो दरअसल एक हार्ड मटेरियल होता है जो कि नेचुरल टूथ को वेयर करवाता है। तो इस वजह से इन दोनों केसेस के अंदर हमने विंडो प्रिपरेशन की और अपने इंसाइजल एज तक अपने विनेयर को नहीं लेके आए। अब बट ज्वाइंट इंसाइजल डिजाइन हमने कब कब करने हैं, तब करने हैं जब आपकी कोई भी फैब्रिकेटेड इनडायरेक्टली फैब्रिकेटेड पोर्सिन विनियर्स लगने हैं। ठीक है, और आपका कोई वो वाला इशू नहीं है, किनाइन गाइडेंस वाला कोई इशू नहीं है। उसके अलावा कब करने हैं, कहते हैं जब आपका बट ज्वाइंट तक आपने तब लेके आना है जब आपकी लिंगुअल एस्पेक्ट पे कोई इशू नहीं है, आपकी टूथ की लिंगुअल एस्पेक्ट पे कोई इशू नहीं है। अगर लिंगुअल एस्पेक्ट पे या इंसाइजल एज पे इशू होगा तो उस केस के अंदर हम इंसाइजल लैपिंग प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, उस केस के अंदर हमने अपनी लैपिंग करनी होगी जब भी आपका कोई लिंगुअल इंसाइजल डिफेक्ट आएगा, तो आपने इंसाइजल तक से लेके अपनी लिंगुअल साइड तक चले जाना होता है। अच्छा, ऊपर वाले बट ज्वाइंट को हम देख रहे थे, तो बट ज्वाइंट में एक और चीज़ है, कहते हैं बट ज्वाइंट में आपने तब बट ज्वाइंट जो है वो कहते हैं आपका सिंपलेस्ट डिजाइन होता है, और ये आपकी एडिक्वेट रिडक्शन आपकी दांत की करता है, ना ज़्यादा ना कम एक तरीके से, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बेस्ट होती है फॉर दी पोर्सिन विनियर्स प्रिपरेशन। अच्छा, अब इंसाइजल लैपिंग वाले देख लेते हैं। तो इंसाइजल लैपिंग वाला एक बात तो हमने देख ली कि तब करना है जब भी आपका इंसाइजल डिफेक्ट हो या आपका लिंगुअल टू इंसाइजल डिफेक्ट हो, तब आपने इंसाइजल लैपिंग तक कर देनी है। फर्दर आपने ये कब करना है, जब भी आपका जो टूथ आप विनियरिंग कर रहे हैं उससे आप चाहते हैं कि आपकी टूथ की लेंथनिंग हो जाए। तो जब आप इंसाइजल लैपिंग करते हैं यानी कि इंसाइजल से लिंगुअल तक जाते हैं तो आपका जो ओवरऑल टूथ की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो जब आपने लेंथनिंग करनी है क्राउन की तो उस केस के अंदर भी हमने ये वाली विनियरिंग अप्लाई करनी है। अच्छा, अब लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं हमारी इस विनियरिंग टेक्निक के अंदर, कहते हैं अगर तो आपका जो टूथ है वो बहुत ही डार्कली स्टेन्ड है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन की स्टेनिंग के अंदर होता था,
तो उसके अंदर जो है ना विनेयरिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि नीचे वाला जो कलर है वो फिर भी कंप्लीटली मास्क नहीं हो पाता और नीचे से थोड़ा बहुत जो आपका कलर है वो शो होता चला जाता है। तो एक तो डार्कली स्टेन स्पेशली टेट्रासाइक्लिन वाली केसेस के अंदर आपकी विनेयरिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। फर्दर आपने कहाँ पे विनेयरिंग नहीं करनी, कहते हैं अगर आपका कोई डिसकलर्ड मैंडिबुलर इंटीरियर्स हैं तो उनके अंदर ना हम रेयरली ही इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे विनेयरिंग की जाए। क्यों? क्योंकि जो आपके लोअर मैंडिबुलर इंटीरियर्स होते हैं एक तो वो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, तो अगर एक बहुत थिन दांत को और थिन प्रिपेयर करेंगे तो वो थोड़ा सा आपकी बाइटिंग में मुश्किल आ जाएगा। दूसरा कहते हैं कि आपकी अगर नॉर्मल इक्लूजन है और आप नीचे वाले दांतों को विनेयर कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा है कि विनेयर की जो अगर वो पोर्सिन का विनेयर है तो वो क्या करेगा, आपके ऑपोजिट मैक्सिलरी टीथ का वेयर करवाएगा, यानी कि ऑपोजिट मैक्सिलरी टीथ की एट्रीजन करवाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कहते हैं आपके जो डिसकलर्ड मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ होते हैं उनको हम रेयरली ही इंडिकेट करते हैं कि उनके ऊपर विनेयर लगाया जाए। और उनको क्योंकि कहते हैं लोअर लिप जो है आपके मोस्टली आपके मैंडिबुलर इंटीरियर्स को कवर कर लेता है, तो हम उसको ऐसे ही जाने देते हैं विनेयर्स के बगैर ही। बाकी अप्रोचेज उसके ऊपर कर सकते हैं, हम ब्लीचिंग कर सकते हैं या माइक्रोब्रेजन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आ जाएगी डायरेक्ट विनेयर टेक्निक्स। तो अब टेक्निक्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट पार्शियल विनेयर की टेक्निक। तो हमें पता है डायरेक्ट पार्शियल विनेयर कब करना है, जब कोई स्मॉल लोकलाइज इंट्रिंसिक डिस्कलरेशंस और डिफेक्ट्स होती हैं और उसके अलावा सराउंडिंग में सारा इनामल जो है वो हेल्दी होता है। तो हमने क्या करनी होती है, हमने पार्शियल विनेयरिंग करनी होती है। अब इसी क्लिनिकल टेक्निक में आ जाते हैं, तो कहते हैं सबसे पहले तो आपने शेड सिलेक्शन कर लेनी है कॉम्पोजिट से कि कौन से कॉम्पोजिट से आपने विनेयर लगाना है। दूसरा आपने क्या करना है, अपने टूथ को अच्छे से आइसोलेट कर लेना है रबर डैम और कॉटन रोल्स लगा के। एनेस्थीसिया कहते हैं यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होता, उस केस में देना है जिस केस में आपने बहुत डीप प्रेपरेशंस करनी है। फर्दर फिर आपने क्या करना है, आपने आउटलाइन लगा लेनी है जहाँ तक आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है, यानी कि सिर्फ डिस्कलर्ड एरियाज को आपने आउटलाइन कर लेना है जहाँ पे आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है। प्रेपरेशन किससे करनी है, कहते हैं कोर्स इलिप्टिकल या राउंड डायमंड बर्ड से करनी है। ठीक है, स्ट्रेट बर्ड से नहीं करनी, राउंड या इलिप्टिकल बर्ड से हमने अपनी प्रेपरेशन करनी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि वाटर कूलेंट साथ पानी और एयर आ रहा हो। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा फिर जब एक दफ़ा प्रिपरेशन हो जाएगी तो आपने उस एरिया को अच्छे से एच करना है और उसके बाद आपने उस जो भी आपके डिफेक्टिव एरियाज होंगे वहाँ पे आपने अपनी रेस्टोरेशन लगा लेनी है। कौन से कॉम्पोजिट मटेरियल्स हमने यहाँ पे यूज़ करने होते हैं, कहते हैं आपने माइक्रोफिल्ड कॉम्पोजिट यूज़ करना है और नैनोफिल्ड कॉम्पोजिट यूज़ करना है अपनी डायरेक्ट विनेयरिंग के लिए। बस इतनी सी बातें इस टेक्निक में काफ़ी हैं याद करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट फुल विनेयर। अब डायरेक्ट फुल विनेयर के अंदर हमने जो चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि हमें पता है कि डायरेक्ट फुल विनेयर किन किन केसेस में होना है, कि अगर कोई भी एक्सटेंसिव इनेमल हाइपोप्लेजिया है, यानी कि एक्सटेंसिव वाइट स्पॉट्स वगैरह बने हुए हैं ड्यू टू हाइपोप्लेजिया, या कोई डायस्टीमा है बिटवीन द टीथ, तो उन केसेस में हम मेजरली डायरेक्ट फुल विनियर्स कर रहे होते हैं, जैसे कि इस नीचे वाली एग्जांपल में दिखाया हुआ है। इसके अंदर इनेमल हाइपोप्लेजिया भी है और डायस्टीमा भी है। अच्छा, इसकी क्लिनिकल टेक्निक अगर हम देखें तो उसके अंदर कहते हैं इसमें हमें पता है कि ऊपर वाली बातें तो वही हैं कि आपने शेड सिलेक्शन कर ली, उसके अलावा रिट्रैक्शन कर ली कॉटन रोल से और रिट्रैक्शन कॉर्ड्स लगा लिए, और यूज़ क्या किया आपने, वही राउंड एंडेड डायमंड बर यूज़ किया। अच्छा, अब प्रेपरेशन कौन सी वाली करनी होती है, हमें पता है हम जब भी हमने डायरेक्ट फुल विनियर्स करने तो हमने विंडो प्रेपरेशन को प्रेफर करना है, क्योंकि विंडो प्रेपरेशन में आपकी इंसाइजल एज नहीं इन्वॉल्व हो रहा था, और डायरेक्ट विनियर है तो डायरेक्ट विनियर की स्ट्रेंथ कम होती है, तो हमने ऐसी ही कोई चीज़ इस्तेमाल करनी, ऐसी ही प्रेपरेशन इस्तेमाल करनी है जिसमें आपकी इंसाइजल एज के ऊपर फोर्सेस जो हैं वो ना लगें। अच्छा, कितनी डेप्थ तक आपने अपनी फेशियल सरफेस के एनामल को रिमूव करवाना है, तो कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 0.7 mm, ये अब इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। इतनी डेप्थ तक आपने अपने एनामल को रिमूव कराना है फ्रॉम दी फेशियल एस्पेक्ट, ज़रा सा मिड फेशली, और जब जैसे जैसे हम जिंजाइवल मार्जिन के पास जाते जाएंगे तो हमने अपनी इस डेप्थ को ज़रा सा टेपर ऑफ करते चले जाना है। तो जिंजाइवल मार्जिन तक आपकी जो डेप्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.3 to 0.5 mm। इतनी थिकनेस आपने अपनी एनामल की रिमूव करवानी है। उसके अलावा कहते हैं जो आपका जिंजाइवल क्रेस्ट पे जो उसका आपकी मार्जिन आएगी वहाँ पे आपका वेल डिफाइंड कैम्फर डेवलप होगा। अभी चैम्फर डेवलप होगा। अभी कैम्फर और शोल्डर क्या होते हैं, ये बातें बहुत ज़्यादा आप जब क्राउन एंड ब्रिज पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आ रही होती हैं, इसमें बस हम देख लेते हैं एक दफ़ा इसको। अच्छा, शैम्फर वो वाला शोल्डर होता है जो शैम्फर वो वाला मार्जिन होता है जो कि आपके जब भी आप कोई राउंड या इलिप्टिकल बर यूज़ करेंगे तो बनेगा। अब हमें पता है ये कौन सा बर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, हमारा राउंड बर यूज़ हो रहा है। तो जौन सा एंगल आपके टूथ का
आपकी जिंजाइवल मार्जिन के साथ बनता है। यहाँ पे देखो ये एक ज़रा सा एब्ट्यूज सा एंगल बन रहा है, ये होता है हमारा कैम्फर। और जब भी आप कोई स्ट्रेट बर यूज़ करेंगे तो जो एंगल आपके टूथ का आपके जिंजाइवल मार्जिन के साथ बनेगा वो हो जाता है आपका यहाँ पे शोल्डर, राइट एंगल वाला। तो जब भी स्ट्रेट बर यूज़ होगा तो आपका शोल्डर फॉर्म होगा, जो कि इस केस के अंदर हो रहा है बी में। और जब भी आपका राउंड बर यूज़ होगा तो आपका एक कैम्फर प्रेपरेशन होगी, जो कि उस केस में, जिस केस में क्या यूज़ हो रहा है, आपका एक एलिप्टिकल या राउंड बर यूज़ हो रहा है। तो सिंपली ये क्या है, ये वो एंगुलेशंस हैं जो कि डेवलप होती हैं टूथ की अपने जिंजाइवल मार्जिन के साथ। तो इस केस में चूंकि हम इलिप्टिकल या राउंड बर यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे आपका क्या बना है, आपका कैम्फर डेवलप हुआ है एट दी जिंजाइवल क्रेस्ट। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं कि ये जो भी प्रेपरेशंस हैं आपने सब जिंजाइवली नहीं करनी होती, बल्कि सब जिंजाइवल रीजन से ऊपर ऊपर तक करनी है, सुप्रा जिंजाइवली सारी प्रेपरेशंस करनी है। उसके अलावा कहते हैं जितनी भी आपकी प्रेपरेशंस हैं वो आपकी जस्ट फेशियल टू द प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट होनी चाहिए, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट से आगे आगे फेशियल एस्पेक्ट तक होनी चाहिए, एक्सेप्ट किस केस में, जिस केस में डायस्टीमा हो। डायस्टीमा हो या इंटरडेंटल स्पेसिस हो तो उन केसेस में आपकी जो फेशियल ये जो प्रेपरेशन की एक्सटेंशन है वो फेशियल सर्फेस से लेके मीजियल सर्फेसिस तक एक्सटेंड करती है, जैसे कि सी में नीचे दिखाया हुआ है। अब इस केस में चूंकि यहाँ पे स्पेस है दांतों के दरमियान में, तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि आपकी ये जो एक्सटेंशन है प्रेपरेशन की वो कहाँ तक जाएगी, मीजली जाएगी, आपके दांतों की मीजली तक जाएगी, ताकि वो वाला एरिया भी इन्वॉल्व हो सके जहाँ पे आपने स्पेस को फिल करना है। जैसे डी के अंदर देखें और सी के अंदर देखें तो आपकी प्रेपरेशन जो है वो आपकी मीजल सर्फेसिस को भी कवर कर रही है, जबकि बी में इंटरप्रॉक्सिमल गैप नहीं था तो वहाँ पे प्रेपरेशन जो है सिर्फ कहाँ तक आई है, फेशियल एस्पेक्ट के एंड तक ही आती है। अच्छा, ये बात हमने देख ली इसकी प्रेपरेशन से मुतालिक। नेक्स्ट अगर हम आए तो इसके अंदर इसी बात को एक्सटेंड करते हुए बताते हैं कि एट दी एंड आपने क्या करना है, आपने उस दांत को जिसकी भी आपने प्रिपरेशन वगैरह की है आपने उसको अच्छे से एच करना है, रिंस करना है, देन ड्राई करना है। उसके बाद आपने रेजिन बॉन्डिंग एजेंट लगाना है, अल्टीमेटली आपने वहाँ पे कॉम्पोजिट प्लेस कर देना है। अब कॉम्पोजिट हमेशा कहते हैं ज़रा स्लाइटली एक्सेस में लगाना है, ताकि जब आप कॉम्पोजिट लगा लें तो आप दांत को सही से प्रॉपरली कंटोर कर सकें। जहाँ से भी आपने ज़रा ज़्यादा रिमूव करना होगा आप रिमूव करेंगे, जहाँ पे आपको बल्क चाहिए होगा आप बल्क लाएंगे। तो हमेशा ज़रा कॉम्पोजिट हमने एक्सेस में डाल दिया। अच्छा, ये तो हो गई हमारी डायरेक्ट वेनियरिंग टेक्निक। फिर हमारे पास आ जाती है इनडायरेक्ट वेनियर्स की टेक्निक। अब हमें पता है जो भी डायरेक्ट टेक्निक्स हैं वो कहते हैं इट इज़ समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट, फिटिकिंग हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, डेंटिस्ट को ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है। उसके अलावा जो पेशेंट है वो भी काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, रेस्टलेस हो जाता है ड्यूरिंग दी लॉन्ग अपॉइंटमेंट, और आपका जो विनियर का शेड है उसके जो कंटूर हैं वो उतने बेटर तरीके से कंट्रोल में नहीं आ सकते जितने आपकी इनडायरेक्ट टेक्निक में आ सकते हैं। तो इसलिए अब हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टेक्निक। इनडायरेक्ट की हमें पता है 3 क्लासिफिकेशन हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट की और क्या क्या खासियत है, कहते हैं एक तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत सुपीरियर है। अब ये बातें ना इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एमसीक्यू में यही पूछी जाती है, सॉरी यूक्यूज में क्वेश्चंस में यही बातें पूछी जाती हैं कि इनडायरेक्ट की क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, या डायरेक्ट की क्या एडवांटेजेस है। जो भी इनके जो फर्स्ट टॉप पैराग्राफ्स हैं ना ये अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के होते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट का क्या है, कहते हैं एक तो इसकी सुपीरियर स्ट्रेंथ भी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है क्योंकि ये लैब से बन के आता है और अटैच हो जाता है तो लंबे टाइम तक चलता है। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ ट्रूथ स्ट्रक्चर, ज़्यादा ट्रूथ स्ट्रक्चर जो है वो भी इसके अंदर लॉस नहीं हो रहा होता। अब इनमें से भी सबसे बेस्ट कौन सा है, इन तीनों, ये जो ऊपर तीनों बताए हुए सबसे अच्छा होता है फेल्सपैथिक पोर्सलिन। कहते हैं फेल्सपैथिक पोर्सलिन जो है तब अटैच होता है जब आपकी इंट्रा एनामल प्रेपरेशन होगी, यानी कि एनामल सर्फेस को आप थोड़ा सा रिमूव करते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि जो आपका प्रेस सिरेमिक होता है उसको लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टूथ रिमूवल करना पड़ता है, इतना ज़्यादा कि कहते हैं आपने डेंटिन पे जाके इसकी बॉन्डिंग हो रही होती है। तो ये वाली जो है ना बात कर रहे हैं अपनी प्रेस सिरेमिक की। कहते हैं प्रेस सिरेमिक के लिए आपको डीपर टूथ प्रेपरेशन करनी पड़ती है और वो जो है आपकी डेंटिन तक जाके लोकेट होता है। तो इसलिए जो आपका पोर्सिन का जो इनडायरेक्ट वेनियर है वो बेस्ट वेनियर है। अच्छा, और इसके क्या फ़ायदे हैं, और इसके फ़ायदे ये कि एक तो आपका चेयर टाइम रिड्यूस्ड हो गया, बेशक 2 अपॉइंटमेंट्स होती हैं क्योंकि पहले में प्रेपरेशन होगी, इंप्रेशन होगा, सेकंड में अटैचमेंट होगी, लेकिन आपका जो चेयर टाइम है वो आपका रिड्यूस हो जाता है क्योंकि सारा का काम जो है वो लेबॉर्ट्री से होकर आना होता है। अल्टीमेटली जब एक दफ़ा आपका विनियर बन के आ जाएगा तो क्या करना है, आपके इनेमल को हमने एच करना है और उसके ऊपर हमने बॉन्डिंग कर देनी है अपने इस विनियर की। अब मेजरली जो हमारा चैप्टर पढ़ने वाला था ना वो यहाँ पे खत्म हो जाता है क्योंकि नो प्रेप विनियर्स हमने पढ़ लिए हैं। आगे हमने सिर्फ टेक्निक्स देखनी है, उनकी डिटेल में हमने ज़्यादा नहीं जाना होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट इसमें आपके इनडायरेक्ट विनियर्स में जो आ जाता है आफ्टर नो प्रेप विनियर, जो कि कॉम्पोजिट के विनियर्स थे या आपके इसके पोर्सलिन के भी हो सकते हैं, आ जाता है एच्ड पोर्सलिन
विनेयर्स या फेल्सपैथिक विनेयर्स, ठीक है। अब ये हमने पहले भी देख लिया हुआ कि ये हमारे मोस्ट प्रेफर्ड टाइप है इनडायरेक्ट विनेयर्स की। क्यों? क्योंकि एक तो कहते हैं इसको जब हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से दांत को एचिंग करने के बाद इसको जब लगाते हैं विनेयर को टूथ के ऊपर तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। सेकंड, इसका एडवांटेज ये है कि ये हाईली एस्थेटिक होता है। थर्ड एडवांटेज, ये स्टेन रेजिस्टेंट होता है, यानी कि इसके ऊपर स्टेन्स जो हैं वो ज़्यादा ईजिली नहीं आते। फोर्थ ये आ जाता है कि ये पेरीडोंटली कंपेटेबल है, यानी कि जिंजाइवा को इतना इरिटेट नहीं करता। और फिफ्थ में इसका एडवांटेज ये है कि ये आपका इसकी फ्रैक्चर के जो चांसेस होते हैं एज पोर्सिन के वो बहुत ही कम होते हैं। उसके अलावा हमें पता है कि जब भी हमने इसको लगाना है तो हमने इंट्रा एनामल प्रिपरेशन करने के बाद ही अपने इस एज पोर्सिन की प्लेसमेंट हमने करनी है। कहते हैं प्रेपरेशन जो है वो आपको सिर्फ एनामल तक रखनी होती है, कोशिश करनी है डेंटिन तक आपकी प्रेपरेशन ना जाए। अगर डेंटिन तक आपकी प्रेपरेशन चली गई तो उससे क्या होता है, कहते हैं आप डीबॉन्डिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी जो मार्जिनल स्टेनिंग है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और टूथ सेंसिटिविटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हमारे मेजरली इसके एडवांटेजेस हो गए और कहाँ तक हमने प्रेपरेशन करनी है वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टूथ प्रेपरेशन किस तरीके से करनी है। अब ये इसकी डिटेल में हमें बिल्कुल नहीं जाना, बस 2-4 चीज़ें इसके अंदर देखनी होती हैं हमने। एक बात ये है कि जब भी आपने प्रेपरेशन करनी है तो बर कौन सा यूज़ करना है, टेपर्ड राउंड एंडेड डायमंड बर्ड आपने यूज़ करना है। उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, उसकी टिप का कहते हैं 1 to 1.2 mm की टिप का डायमीटर आपका इसका होना चाहिए। फर्दर कहते हैं कि जब आपने प्रिपरेशन करनी है तो आपने कितनी डेप्थ तक आपने एनामल को रिमूव करना है। मोस्ट कॉमनली आपकी 0.6 mm तक आपकी जो एनामल की जो डेप्थ है वो इसमें रिमूव हो रही होती है। इसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, क्योंकि अगर हमारी जब टिप है वो 1.2 mm की होगी बर की, तो हम एक तरीके से देखेंगे कि हमारा जो डायमंड का जो बर है वो हाफ इन डेप्थ जाएगा, तो हमारी 0.6 mm की डेप्थ जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो हमने डायमंड बर की हाफ डेप्थ जितना ही अपनी एनामल को रिमूव करना है। अच्छा, अपनी जो आपने एनामल की जो रिमूवल करनी है उसके अंदर, अच्छा ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम बड जॉइंट इंसाइजल एज की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। दूसरी हमने पढ़नी है अपनी लैपिंग वाली, इंसाइजल लैपिंग वाली। दोनों सेम ही होंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अच्छा, जब आपने इसकी रिमूवल करना शुरू करना है तो कहते हैं फेशियल रिडक्शन, यानी कि जब आपने फ्रंट से दांत की जो एनामल की रिडक्शन करनी है उसको आपने 3 जोन्स में डिवाइड कर देना है। एक आपका होना है इंसाइजल थर्ड, दूसरा आपका मिडल थर्ड और तीसरा आपका सर्वाइकल थर्ड होना है। इन तीनों की जो प्रेपरेशन आपने करनी है वो कोशिश करनी है आपने 0.6 mm तक की ही रखें, उससे ज़्यादा डीपर आपने नहीं जाना। अब ये किस तरीके से हो रही होती है इसको बस हमने एक डायग्राम से देख लेना है। अब ये जो है जिस टूथ को उन्होंने प्रिपेयर करना है इसको उन्होंने फुल ब्लू करके दिखाया हुआ है ताकि हम देख सकें किस किस तरीके से वो इसकी प्रेपरेशन करते जा रहे हैं। अब इसमें देखो तो दांत को उन्होंने 3 हाफ में डिवाइड कर दिया हुआ है, इंसाइजल थर्ड, मिडल थर्ड और जिंजाइवल थर्ड। पहले इंसाइजल थर्ड को वो रिमूव करेगा, उसके बाद मिडिल थर्ड को रिमूव करते हैं और लास्ट में हमने जिंजाइवल थर्ड को रिमूव करना होता है। हर की डेप्थ हमने कितनी रखनी होती है, अराउंड 0.6 mm रखनी होती है। और कोशिश करनी होती है जब आप जिंजाइवल पोर्शन पर जाएं तो अपनी डेप्थ को ज़रा सा और कम कर लें, क्योंकि जिंजाइवल एरिया में जो आपकी एनामल की जो थिकनेस होती है वो थोड़ी सी लोअर्ड होती है। एक दफ़ा जब आपकी स्पेशियल रिडक्शन हो गई है, नेक्स्ट आपने करनी है अपनी इंसाइजल हाइट रिडक्शन। वो किस तरीके से होनी है, वो भी कहते हैं आपकी 1 to 1.5 mm की आपकी रिडक्शन होनी चाहिए। बस ये जो रिडक्शंस कितनी होनी चाहिए बस इन्हीं बातों को देखना है, उसके अलावा ज़्यादा कोई चीज़ इसमें से पढ़ने वाली थी नहीं, बस डायग्राम को देख लेना है। अच्छा, ये तो थी हमारी बड जॉइंट वाली। जो इंसाइजल लैपिंग प्रिपरेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, उसमें वो कब करनी होती है, वो तब करनी होती है जब भी आपकी कोई लिंगुअल सर्फेस जो है इंसाइजल एस्पेक्ट से, इंसाइजल एज जो है वो लिंगुअल एस्पेक्ट से जब भी वॉर्न आउट होगा, एट्रीजन होगी या डिफेक्टिव होगा, तो उस केस के अंदर आपने क्या करनी है, आपने इंसाइजल लैपिंग प्रिपरेशन करनी है। फर्दर कहते हैं सम ऑपरेटर्स जो है वो प्रेफर करते हैं इस इंसाइजल लैपिंग को, क्योंकि इससे विनेयर की अडेप्टेशन जो है वो इन्हांस हो जाती है, यानी कि विनेयर की जो अडेप्ट होने की क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये इन दो केसेस के अंदर आपकी इंसाइजल लैपिंग प्रिपरेशन की जा रही होती है। अब इसकी प्रिपरेशन जो है वो भी बिल्कुल ऊपर वाले से ही सिमिलर है, लेकिन बस एक दो चेंजेस हैं। एक क्या चेंज है, कहते हैं एक तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपने नॉच बनानी होती है अपनी मीजियल और डिस्टल इंसाइजल एंगल्स पे। अब ये नॉच किस तरीके से बनती है ये भी हमारी नीचे एक इमेज के अंदर आ जाएगा। ये जो आपके बर की जो टिप होती है ना, उससे आपने अपनी मीजियल साइड पे और अपने डिस्टल साइड पे, ये यहाँ पे हो रही है, ठीक है, मीजियल पे और डिस्टल पे आपने क्या क्रिएट करनी है, अपनी एक नॉच क्रिएट करनी है। अब इस नॉच का फ़ायदा क्या है, इस नॉच से ये करना है कि जहाँ जिस एरिया में आपने नॉच क्रिएट की है ना, वहीं से आपने लिंगुअल साइड पे चले जाना है, जैसे कि नीचे में दिखा रहे हैं, वहीं से आपने लिंगुअल साइड में चले जाना है और वहाँ पे लिंगुअल साइड पे जाके आपने फिर प्रिपरेशन करनी है अपनी। लिंगुअल साइड पे कितनी प्रिपरेशन करनी है वो डिपेंड करता है कि लिंगुअल साइड पे कितना डिफेक्ट है।
तो ये बस इतना ही देखने वाला है, बाकी इसमें कोई ख़ास चीज़ देखनी नहीं है। बस इतनी एक इसकी स्पेशल बात थी कि इसमें हमने सिर्फ ये नॉच प्रिपेयर की थी मीजियल और डिस्टल एंगल्स पे, ठीक है। जब भी आपने अपनी लैपिंग वाला क्रिएट करना, उस नॉच के बाद आपने लिंगुअल साइड पे अपनी प्रेपरेशन थोड़ी सी ज़्यादा की थी, क्योंकि इस केस में आपने लिंगुअल साइड तक अपने विनेयर को लेके आना होता है। वैसे ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। अच्छा, लास्ट में बस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि किस प्रोटोकॉल से आपने अपने विनेयर को लगाना होता है। ये सारी चीज़ें वैसे हमने देख ली हुई हैं कि आपने पहले आउटलाइन करनी है, फिर आपने उसकी प्रेप करनी है। प्रेप करने के बाद आपने क्या करना है, प्रेप करने के बाद आपने यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आ रही है, इंसाइजल का आपने एक इम्प्रेशन लेना होता है अपने इंसाइजल पोर्शन का, जिससे आप क्या बनाते हैं, आप एक गाइड बनाते हैं कि आपने इंसाइजल पोर्शन की कितनी रिडक्शन करनी है। इसको हम कह रहे होते हैं इंसाइजल रिडक्शन इंडेक्स, ठीक है। अब ये किसका होता है, ये इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन का ही एक बस इम्प्रेशन होता है, और इससे हमें क्या रिकॉर्ड होता है, या आपने शुरू में भी करना है जब आपने अपनी इंसाइजल डेप्थ करने से स्टार्ट करना है, और या आपने फिर एंड में भी करना है। एंड में करेंगे, ये देखो शुरू में किया गया है, ठीक है, बी में दिखा रहे हैं कि शुरू में किया है। अब जब एंड में करते हैं तो उससे हमें क्या पता लगता है कि आपने कितनी डेप्थ अपनी इंसाइजल एज की आपने रिमूव की है। ये किस लिए ज़रूरी होता है, ये एज अ गाइड ज़रूरी होता है कि जब बाद में आपने विनियर प्रिपेयर करना है तो आपने उसी हाइट पे लेके जाना है जितनी हाइट आपकी ओरिजिनली थी, ठीक है। तो बस ये एक एडिशनल चीज़ थी, बाकी तो हमें पता है। बाकी हमने जब प्रेपरेशन कर ली, फिर आपने जब आपके विनियर्स बन के आएंगे तो आपने दांतों को पहले एच करना है, उसके बाद आपने दांतों पे बॉन्डिंग लगानी है। बॉन्डिंग लगाने के बाद आपने उसको लाइट क्योर करना है, और जो बॉन्डिंग है वो आपने इसके ऊपर विनियर के ऊपर भी लगानी होती है, और अल्टीमेटली फिर आपने अपने विनियर को सीट करवा के उसको क्योर कर लेना होता है। तो ये तो इसकी बस ये एक ओवरऑल बात थी। वैसे ये पढ़ाई वाइज इतनी, मतलब उसमें यूक्यूज वाइज या एमसीक्यू वाइज इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये वैसे ही प्रैक्टिकली ज़रा पता होना चाहिए। तो इसकी आप पिक्चर्स वगैरह भी बस देख लेंगे तो इट्स मोर देन इनफ। अच्छा, एक जो इसके अंदर लास्ट चीज़ जो आ जानी है वो आ जानी है आपकी प्रोविजन। अच्छा नहीं, एक और चीज़ है, जो आपके डार्कली डिस्कलर टूथ होते हैं, जैसे कि आपके टेट्रासाइक्लिन वाले जो टूथ होते हैं, उनके अंदर हमने ओपेक पोर्सिलीन एक तो यूज़ करना होता है, क्योंकि जो वो डार्कली स्टेन टूथ होते हैं उनके अंदर चांसेस होते हैं कि विनियर लगाने के बाद भी वो नीचे से उनका कलर शो हो। तो इस केस में एक तो आपने ओपेक पोर्सिलीन यूज़ करना है। कितना ओपेक होना चाहिए, कहते हैं 5 to 15% ओपेक होना चाहिए। फर्दर कहते हैं कि जो आपने यहाँ पर टूथ की प्रिपरेशन करनी होती है वो ज़रा सी डीपर प्रिपरेशन करनी होती है। क्यों? ताकि आपका जो ऊपर विनियर लग सके वो ज़्यादा थिकनेस वाला हो, ताकि जितनी ज़्यादा थिकनेस का विनियर होगा उतनी ही आपका जो नीचे का कलर है वो अच्छे से मास्क हो सकेगा। फर्दर आपने क्या करना है, आपने लेबॉर्ट्री को बताना है कि जो विनियर प्रिपेयर करे उसके अंदर उसकी डाई स्पेसिंग मीडियम की जो जगह है वो ज़्यादा रखे। अब डाई स्पेसिंग मीडियम क्या होता है, हमें पता है जब भी हमने विनियर लगाना है, अभी हमने ऊपर भी देखा है, तो हमने नीचे क्या लगानी होती है, हमने एक अपनी रेजिन की, अपनी बॉन्डिंग की एक लेयर लगानी होती है, और फिर बॉन्डिंग के ऊपर फिर हम अपना विनियर बिठाते हैं और उसको क्योर करते हैं। तो वो जो बॉन्डिंग की जो लेयर होती है ना, वो आपकी किस तरीके से डिटर्मिन होती है कि कितना बॉन्डिंग आप डाल सकते हैं। वो जब आपका विनियर लैब प्रिपेयर करती है तो वो एक स्पेसिंग मीडियम लगाती है आपके मॉडल के ऊपर, कास्ट के ऊपर और आपके विनियर के दरमियान में, ठीक है। मतलब कास्ट और विनियर के दरमियान में एक स्पेसिंग मीडियम होता है, जो कि अल्टीमेटली किसकी जगह लेता है, फ्यूचर में जाके आपकी उस बॉन्डिंग की जगह लेता है, जिसको आप लगा के अपने दांतों को पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं अपने टूथ के ऊपर। तो इस केस में हमने कहना है कि वो जो डाई स्पेसिंग मीडियम है ना, उसके सेवरल कोट्स लगाए, ताकि आप जब अपनी टूथ को अटैच करें तो आप भी एक स्लाइटली ग्रेटर थिकनेस का रिजन बॉन्डिंग मीडियम लगा सकें, ठीक है। जितनी ज़्यादा थिकनेस का मीडियम होगा, आपका रिजन बॉन्डिंग मीडियम होगा, उतनी ही चांसेस होंगे कि नीचे का जो कलर है वो आपका ऊपर मास्क होके ना नजर आए। अच्छा, इसमें फिर भी कहते हैं कि समटाइम्स होता है कि आपकी डिस्कलर टूथ जो है वो फिर भी विनियर के बावजूद भी कलर नीचे से शो कर रहे होते हैं, तो उस केस में कहते हैं कि आपको अपने ऑल सिरेमिक क्राउन्स लगा लेने चाहिए, जिससे बिल्कुल ही कलर शो जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है प्रेस सिरेमिक विनियर्स। प्रेस सिरेमिक विनियर्स की जो तरीका है लगाने का वो बिल्कुल सेम वही है ऊपर वाला। इसकी कहते हैं आपकी एक्सेलेंट एस्थेटिक्स होती हैं। उसके अलावा ये ज़्यादा ट्रांसलूसेंट होता है एज़ कम्पेयर टू आपका पोर्सिलीन विनियर। उसके अलावा कहते हैं इसको जो अप्लाई करना होता है उसके लिए हमें इसकी स्लाइटली ग्रेटर टूथ रिडक्शन करनी होती है। अभी हमने ऊपर भी देखा था कि समटाइम्स इसकी प्रिपरेशन जो है वो डेंटिन तक चली जाती है, ठीक है। फर्दर इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसकी जो है मार्जिनल फिट जो है वो बहुत सुपीरियर होती है एज़ कम्पेयर टू आपका पोर्सिलीन का विनियर। तो ये इसके 3-4 इसके एडवांटेजेस थे। इसमें से बस इतनी ही बात देखने वाली है, बाकी एडिशनल कोई बात इसमें पढ़ने वाली है नहीं। लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा विनियर्स प्रोविजनलाइजेशन। प्रोविजनलाइजेशन क्या होता है, टेम्पररी क्राउन। मतलब अगर आपने आज जो है टूथ की प्रेप की है और लैब को आपने उसका इंप्रेशन भेजा है,
तो फॉर द टाइम बीइंग जितने 1-2 हफ्ते में आपके विनियर्स बन के आएंगे उतने टाइम के लिए हम विनियर्स प्रोविजनलाइजेशन या टेम्प्रेरी विनियर्स दे देते हैं। ये टेम्प्रेरी विनियर्स किस तरीके से बनते हैं वैसे तो टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं तो बड़ा इजीली सारी बातें एक्सप्लेन हो जाएंगी। आपने क्या करना होता है, या तो आपने डायरेक्टली दांतों का इम्प्रेशन लेना होता है, या आपका अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कास्ट मौजूद थी और आपने कास्ट के ऊपर अपनी विनियर प्रिपरेशन कर ली हुई थी तो उस कास्ट के ऊपर आपने एक इम्प्रेशन लेना होता है। किससे इम्प्रेशन लेते हैं? पीवीएस से। पीवीएस क्या है? पॉलीविनाइल सिलोक्सेन मटेरियल से। ठीक है, आपने उससे इम्प्रेशन ले लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपने जो भी आपकी विनियर प्रेप हुई हुई है जिन दांतों के ऊपर, उनके ऊपर आपने 30 to 35% का एचेंट जो है वो अप्लाई करना है बिल्कुल राउंड पोर्शन पे दांत के ऊपर। सिर्फ 2 mm के सर्कल पोर्शन में आपने एचेंट अप्लाई कर दिया। फिर आपने जब एचेंट आपने अप्लाई कर दिया देन आपने अपने एचेंट को रिमूव करना है, दांतों को ड्राई करना है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो वो आपने इम्प्रेशन लिया था ना पीवीएस का, उस इम्प्रेशन के अंदर आप सेल्फ क्योर बिस एक्रेलिक का मटेरियल फ्लो करवा देंगे। ठीक है, ये इसके अंदर दिखा रहे हैं जी के अंदर कि आपका बिस एक्रेलिक का सेल्फ क्योरिंग मटेरियल फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट आपका जो इम्प्रेशन होगा आप उस इम्प्रेशन को दांतों के ऊपर सीट कराएंगे, प्रेस कराएंगे। जब आपकी उस मटेरियल की क्योरिंग हो जाएगी आपने वो अपना इम्प्रेशन रिमूव कर लेना है। तो आप अपना इम्प्रेशन रिमूव करते हैं तो जो भी एक्सेस होगी उसको आपने अपने ब्लेड से रिमूव कर लेना है और उस अल्टीमेटली क्या करना है, उस जो आपने ये बिस एक्रेलिक का लगाया था अपने दांतों के ऊपर, उसके ऊपर फिर आपने एक रिजन बॉन्डिंग का ग्लेस लगा देना है। मतलब जो आपके बॉन्डिंग एजेंट नहीं हम लगाते वो हमने दांतों के ऊपर सारा फेर देना है और उसको क्योर कर लेना है। तो ये क्या बन जाते हैं, ये आपके एक टेम्प्रेरी क्राउन्स एक तरीके के टेम्प्रेरी विनियर्स या आपके प्रोविजनल विनियर्स बन जाते हैं तब तक के लिए जब जितने अरसे के लिए आपके ओरिजिनल विनियर्स नहीं बन के आते। अब इसमें हमने देखो हमने दांतों के ऊपर कोई बॉन्डिंग नहीं लगाया था, हमने दांतों को सिर्फ बीच में से एच किया था। ठीक है, जब आपके ओरिजिनल विनियर्स बन के आ जाते हैं तो ये एक ब्लैक स्पून इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उस ब्लैक स्पून से हम उन विनियर्स को रिमूव करते हैं और जहाँ बीच में से आपने एच किया था उस एच वाले पोर्शन को हम क्या करते हैं, डायमंड वर्ड से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली फिर हम अपने विनियर्स को प्लेस कर लेंगे उस तरीके से जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो ये चैप्टर बस यहीं तक था। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैं साथ साथ बताती गई हूँ। ये जो नीचे टेक्निक्स हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके सिर्फ नाम और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें बस आपने अच्छे से देखनी है इसके अंदर। बाकी ये चैप्टर जो हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है।